So today we'll continue with the topic calculation of density of cubic crystal from its edge. यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें डेंसिटी निकालनी है. ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी है उसके एज में से. जैसे क्यूबिक क्रिस्टल तो आपको पता ही है कि यूनिट सेल जो होता है वो आप यहाँ पर लेकर चलेंगे एक क्यूब की फॉर्म में. ठीक है, वहाँ पर आपका जो एज लेंथ होती है वो हम ए लेकर चलते हैं, आपको पता है आमतौर पे. बट उसकी यूनिट्स क्या है, यहाँ पर स्पेशली हम पिकोमीटर लेकर चल रहे हैं. पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 meters. 1 picometer is equal to 10⁻⁻12 meters, and in centimeters it is equal to 10⁻⁻10 centimeter. ठीक है, तो ये तो चीज़ मैंने आपको बताई. अब क्यूबिक क्रिस्टल किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए. एलिमेंट आप जानते हैं जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको ही कहते हैं ना हम एलिमेंट्स. तो अगर उनका क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसमें हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि यूनिट सेल है आपका ए. ठीक है, यूनिट सेल की एज है ए, यूनिट्स में पिकोमीटर में. ठीक है, और नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल हैं z. अब ये नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हैं, ये नंबर ऑफ़ एटम्स वही हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको थोड़े आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर बताया था कि ये जो क्यूबिक क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं ये आपका सिंपल क्यूबिक भी हो सकता है, FCC भी हो सकता है, BCC भी हो सकता है. तो अगर सिंपल क्यूबिक है तो उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स यूनिट सेल में कितने आएंगे, 1 आएंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होंगे. और अगर वो FCC है तो मतलब कॉर्नर्स पर भी आएंगे और फेस के सेंटर पे भी आएंगे. तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल आपके 4 बन जाएंगे. ठीक है, और अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हो यानी BCC सिस्टम की बात करते हो तो वहाँ पर बॉडी पे भी आता है और कॉर्नर पे भी आता है. तो वहाँ पर बॉडी का एक और कॉर्नर का भी एक, तो 1 + 1 वहाँ पे 2 होते हैं ये. तो यहाँ पे Z का मीनिंग आप समझ गए मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. उसके बाद आते हैं हम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. यहाँ पे एलिमेंट्स लेकर चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर एटॉमिक मास भी लेकर चलना पड़ेगा उस एलिमेंट का. एटॉमिक मास होगा कैपिटल M से, उसको हम शो करेंगे. फिर हमें क्या करना है, हमें डेंसिटी निकालनी है. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. किसके लिए निकाल रहे हैं, आपका यूनिट सेल के लिए निकालेंगे हम, ध्यान रखिएगा. क्योंकि डेंसिटी, क्योंकि जैसा आपका यूनिट सेल वैसा पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैसा ही होगा. क्यों, क्योंकि यूनिट सेल वो छोटा हिस्सा है, उसी चीज़ को आप रिपीट करके पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो यानी जो डेंसिटी यूनिट सेल की वही डेंसिटी पूरे के पूरे सॉलिड की, सिंपल बात है. तो यानी अब डेंसिटी निकालने के लिए यूनिट सेल की आपको एक चीज़ चाहिए मास ऑफ द यूनिट सेल, दूसरा चाहिए वॉल्यूम. दोनों चीज़ें चाहिए, उन दोनों को डिवाइड करके फिर आपको मिलेगी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. तो पहले स्टार्ट करते हैं आपका वॉल्यूम से. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किस तरह से निकालेंगे. अब यूनिट सेल तो मैंने वहाँ बना रखा है. ठीक है, उसमें वो एक क्यूब शेप का है जिसकी जो एज है वो A पिकोमीटर है. तो वॉल्यूम क्यूब की क्या होती है, A क्यूब होती है, तो उसका जस्ट क्यूब करना है. अब A पिकोमीटर का क्यूब करना है. ठीक है, अब पिकोमीटर मैंने आपको बताया कि अगर सेंटीमीटर में लिखते हो तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आप लिखोगे. फिर जब क्यूब करोगे तो A का क्यूब भी हो जाएगा और 10⁻⁻10 का क्यूब भी हो जाएगा. तो अगर किसी चीज़ की, किसी बेस की पावर की अगर पावर है तो पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं. ठीक है, तो -10 और 3 मल्टीप्लाई होकर -30 सेंटीमीटर क्यूब बन गया. यानी वॉल्यूम तो आ गई आपकी, जहाँ पर A जो है ये पिकोमीटर में लिया है, आपने ध्यान रखिएगा. A यहाँ पर एज जो है यूनिट सेल की वो पिकोमीटर में है. ठीक है, अब डेंसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम तो हम लोगों ने निकाल ली है, अब रह गया मास. अब यूनिट सेल का मास कैसे निकालें. अब मास क्या है यूनिट सेल का, जैसे अब यूनिट सेल तो हमें पता है, अब उस यूनिट सेल में मास किसकी वजह से होगा, मास होगा कितने एटम आ रहे हैं उसमें. अगर मुझे एक एटम का मास पता है और अगर मुझे नंबर ऑफ़ एटम्स पता है यूनिट सेल में कितने आ रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे मास पता चल जाएगा यूनिट सेल का. यानी अब मास ऑफ द यूनिट सेल निकालने के लिए पहले हम वहाँ चलेंगे. वहाँ पर देखिए मैंने बॉक्स भी बना रखा है, मास ऑफ द यूनिट सेल. ठीक है, मास ऑफ द यूनिट सेल क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स इन द यूनिट सेल. कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं वो आपको पहले ही बता दिए. नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, Z के बराबर, जो कि आप जब सिंपल क्यूबिक लेते हैं तो वैल्यू 1 होती है. अगर आप फेस सेंटर्ड लेते हैं तो वैल्यू 4 होती है. अगर आप बॉडी सेंटर्ड लेते हैं तो वैल्यू 2 होती है. ठीक है, वो वाला Z. सो नंबर ऑफ़ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय
मास ऑफ ईच एटम, और हर एक एटम का मास कितना है, तो हर एक एटम का मास हम मान लेते हैं स्मॉल m, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल हमने पहले ही मान रखा है कैपिटल Z, तो Z इंटू एम क्या हो गया, मास ऑफ यूनिट सेल हो गया। बट हमें हर एक एटम का मास नहीं है पता, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे कि एक एटम का मास कितना होता है। अब आपको याद हो जो हमने 11th क्लास में मोल कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है कि एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है। एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मैंने सोडियम लिया, सोडियम एक एलिमेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना क्योंकि मेटल है, तो सोडियम का एटॉमिक मास जो आता है वो आता है 23, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट्स में आता है ये। अगर आप इसको ग्राम इक्विवेलेंट ले लें इसका, यानी इसको ग्राम में अगर आप लिखें तो यानी 23 ग्राम, यानी 23 ग्राम अगर आप सोडियम का लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम दैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, आपका एवोगैड्रो नंबर के इक्वल आएगा, या फिर 1 मोल के बराबर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यानी एवोगैड्रो नंबर तो आपको याद होता है दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो यानी इतने एटम्स हैं उस 23 ग्राम में, ठीक है। तो एक एटम का कितना मास होगा वो निकाल लेंगे आप उन दोनों को डिवाइड करके, यानी वही चीज़ मैं मोल कंसेप्ट ही यहाँ पर लगा कर मैं स्मॉल m निकाल रहा हूँ। यानी हर एक एटम का मास क्या होगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर, यानी कैपिटल M बाय एन नॉट। तो स्मॉल m की जगह देखिए यहाँ पर ऊपर हमने मास ऑफ यूनिट सेल लिखा Z इंटू स्मॉल m की जगह आपने कैपिटल M बाय एन नॉट लिख दिया, नीचे आपने वॉल्यूम ले ली, ठीक है। वॉल्यूम आपने ये ले ली जो निकाली हुई थी। अब ये पूरे का पूरा डेंसिटी आएगा आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। सो इस फॉर्मूले का, ये मैंने तरीका बता दिया आपको फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें डेंसिटी निकालनी है किसी भी यूनिट सेल की, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ए जो आपने लेना है वो होना चाहिए पिकोमीटर में, यानी PM में, पिकोमीटर। सो सी हियर द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल करते हैं फॉर्मूले बेस्ड। अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास 60 हैज़ अ सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर बट इज इट्स डेंसिटी। सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, आपको बता दिया है कि अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट, FCC बता दिया है आपको, ठीक है, कि जो क्यूबिक सिस्टम है वो FCC है आपका। और यहाँ जो एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उस एलिमेंट का एटॉमिक मास भी दे दिया आपको 60, और उसका जो सेल हैज़ अ सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर, जो उसका यूनिट सेल बनता है उसकी एज लेंथ भी बता दी आपको, और वो भी पिकोमीटर में बताइए 400 पिकोमीटर। सो व्हाट इज़ इट्स डेंसिटी, तो डेंसिटी निकालने के लिए डायरेक्टली फार्मूला आपको बताया था, तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M बाय एन नॉट, साथ में एन नॉट था, चलो वो एन नॉट मैंने नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई में यहाँ पे a क्यूब है, साथ में 10⁻⁻30। अब यहाँ पे 10⁻⁻30 इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर a जो है हम डायरेक्टली 400 पुट कर देंगे, यानी a जो है वो डायरेक्टली पिकोमीटर में उसकी डायरेक्ट वैल्यू आप 400 लिख दोगे। बट अगर आप a को 400 पिकोमीटर ना लिखकर मीटर में लिखना चाहते हो, यानी सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो, तो फिर आप ये 10⁻⁻30 नहीं लगाएंगे, फिर उस टाइम सॉल्व करके भी आपको वही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर देनी है Z की। Z क्या होता है, नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल। कितने हैं फेस सेंटर्ड के लिए, 4 हैं, 4 रखोगे। M क्या है आपको पता ही, एटॉमिक मास उस एलिमेंट का 60 दिया हुआ है, 60 मल्टीप्लाई करो। A क्या है, A है सीधा पिकोमीटर में, क्योंकि 10⁻⁻30 मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले से ही, तो A को सीधा ही पिकोमीटर में 400 आप पुट कर दोगे, उसका क्यूब, साथ में 10⁻⁻30 और साथ में एन नॉट है एवोगैड्रोज नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। आपको पता है ये है डेंसिटी, और इसका आंसर आता है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि जो एटॉमिक मास है उसका भी आप ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यानी ये भी ग्राम में है, और नीचे जो वॉल्यूम है वो आप यहाँ पर इसको आप सेंटीमीटर्स में निकालते हैं, जब 10⁻⁻30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको आंसर आता है। बट अगर आपको पूछा जाए केजी पर आप मीटर क्यूब में निकालिए, देन यू कैन फर्दर चेंज इट, ठीक है, फिर आप यूनिट्स को चेंज करके भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादातर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालते हैं। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल करेंगे हम सेकेंड टाइप के,
ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एज एंड इंटर आयनिक डिस्टेंस फ्रॉम डेंसिटी। एज तो आप जानते हैं, जैसे जो भी यूनिट सेल होगा उसकी एज क्या है, ए, यानी ए की वैल्यू निकालनी है। दूसरा इंटर आयनिक डिस्टेंस, ये वही डिस्टेंस है जो नियरेस्ट नेबर्स में आपने पीछे निकाला था, जिसको हमने डी भी कहा था। ठीक है, ये वो चीज़ है। तो डेंसिटी में से इसको किस तरह से निकालना है, तो इसके लिए न्यूमेरिकल है। सीजियम क्लोराइड CaCl हैज़ अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Cs प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस? एटॉमिक मास ऑफ सीजियम इज इक्वल टू 133। सो यहाँ पे अब ये आपको बता दिया कि एटॉमिक मास दिया हुआ है और सीजियम क्लोराइड दिया हुआ है जिसका क्यूबिक स्ट्रक्चर है, डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, तो अब हम कैसे जो है एज जो है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड क्लोरीन आयंस निकालने के लिए हमें पहले तो हम एज लेंथ निकाल देंगे, फिर उनका इंटर आयनिक डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो किस तरह से हम निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो सीजियम क्लोराइड का BCC स्ट्रक्चर होता है तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर, बट क्यूबिक स्ट्रक्चर में कौन सी टाइप, क्या सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड है? तो ये होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये कहाँ पड़ा होगा, ये देखिए, ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में लेटिस बताए थे वहाँ पे बताया था ये, और दूसरा आपने रेडियस रेशियो रूल में भी देखा था कि सीजियम क्लोराइड वाले सबसे लास्ट वाले होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है और जिसका स्ट्रक्चर BCC था, बॉडी सेंटर्ड था, याद हो आपको। ठीक है, वहाँ पे बताया था ये। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, एक तो सीजियम क्लोराइड का याद रखना है और NaCl का याद रखना है। NaCl का होता है ऑक्टाहेड्रल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ 1 फार्मूला यूनिट। अब एक फार्मूला यूनिट किस तरह से, फार्मूला यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर सीजियम क्लोराइड नहीं होता और सिंपल BCC स्ट्रक्चर होता, तो BCC स्ट्रक्चर अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में है, कि एलिमेंट फॉर्म में है, तो एक यूनिट सेल में 2 एटम्स आते। ठीक है, बट ये एलिमेंट फॉर्म में नहीं है, ये आपका आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे फार्मूला यूनिट आप देखते हैं। अब इसको समझिए किस तरह से सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। अब BCC स्ट्रक्चर है तो आपको पता है कि जो नेगेटिव वाली आयंस होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो वो आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और देखिए बीच वाली जो जगह होगी वो सीजियम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो CS प्लस आयन जो है वो बीच में आया ना, बॉडी सेंटर में आया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पूरा यूनिट सेल जो है वो ये फार्मूला शो कर रहा है, सीजियम क्लोराइड, यानी एक सीजियम है वहाँ पे, CS प्लस आयन है और एक ही क्लोराइड आयन है, मतलब Cl नेगेटिव आयन है। तो ये किस तरह से होती है, देखिए क्लोरीन कॉर्नर्स पे है तो कॉर्नर की कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपको पता है 1/8, कॉर्नर कितने 8, तो 1/8 इंटू 8 1, तो एक क्लोरीन आयन आ गई। ठीक है, और दूसरी सीजियम आयन आ जाएगी, क्योंकि बॉडी पे है तो बॉडी का एक ही है। बट इनको आप अलग अलग नहीं लेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही यूनिट है, तो यहाँ पर Z की वैल्यू 1 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे Z की वैल्यू 1 किस तरह से आई, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के केस में हम फार्मूला यूनिट देखते हैं। ठीक है, वहाँ नहीं हम नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, वहाँ हम फार्मूला यूनिट देखते हैं। ठीक है, तो Z की वैल्यू 1 हो गई, फार्मूला रो इज इक्वल टू Z इंटू एम। ठीक है, इट इज़ योर डेंसिटी Z इंटू एम अपॉन A क्यूब इन N0। N0 इज योर एवोगैड्रोस नंबर। A जो है, A यहाँ पर क्या है, A इज़ द एज लेंथ। एज लेंथ यहाँ पर सेंटीमीटर में है, अगर आप पिकोमीटर में लिखते हो तो साथ में 10⁻⁻30 भी यू विल मल्टीप्लाई, बट हेयर यू आर टेकिंग इन सेंटीमीटर, तो वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। Z क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, और M क्या है, M इज़ द योर एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, बट यहाँ तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ तो हमें फार्मूला मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फार्मूला यूनिट है, तो फार्मूला मास निकालेंगे। तो फार्मूला मास निकालने के लिए आपको पता है सीजियम का और क्लोरीन का आपको क्या करना है, दोनों का एटॉमिक मास निकाल कर उनको ऐड करना है। देखिए क्लोरीन का तो याद ही होता है हमें 35.5 है, सीजियम का दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड कर लिया, एटॉमिक मास आ गया आपके पास, या फार्मूला मास, यू कैन से फार्मूला मास आ गया, वो यहाँ लिख दिया। Z की वैल्यू आपको बताया 1 है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो है, डेंसिटी दी हुई है 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो यहाँ लिखा। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 वो यहाँ लिखा आपने। फिर इसको आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, सॉल्व करना आसान है, पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिए और इसको ले जाइए आप ऊपर पावर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस है तो ऊपर पावर जाएगी माइनस हो जाएगी। सॉल्व करने के बाद इतना आपका आ गया। अब ये जो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि यहाँ पर A क्यूब है, बट हमें तो A निकालना है, तो A निकालने के लिए आपको क्यूब रूट लगाना पड़ेगा दोनों तरफ।
अब बात आती है कि क्यूब रूट हमें आता तो है निकालने, बट हमने कभी किसी डेसिमल नंबर का नहीं निकाला। ठीक है, छोटी क्लास में आप लोगों ने क्यूब रूट सीखे होते हैं, स्क्वायर रूट भी सीखे होते हैं, बट क्यूब रूट जो है कभी आपने डेसिमल नंबर का नहीं सीखा। तो डेसिमल नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं हम लॉग लेके, लॉग और एंटी लॉग लेकर। कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो पहले आप इसी को सिंप्लीफाई कर लें। ए की वैल्यू क्या आएगी कि राइट साइड आप क्यूब रूट ले लीजिए, तो इसका क्यूब रूट आ गया। बाकी 24 का अगर आप क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। ठीक है, तो वहाँ पर अगर 10⁻⁻24 की पावर 1/3 होगी तो वहाँ पर पावर बच जाएगी 10⁻⁸। और यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्यूब था तो इसीलिए वहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखा था। अब यहाँ पर ए आ गया तो इस तरफ सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस चीज़ को मैंने पिकोमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, ये चीज़ तो ऐसे ही रखी, और इसको पिकोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता होना चाहिए। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होते हैं। तो -10 सेंटीमीटर को 10⁻⁻10 सेंटीमीटर को पिकोमीटर में 10⁻2 पिकोमीटर हमने लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब बस ये पार्ट मुझे सॉल्व करना है, यानी क्यूब रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। इसके लिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग एंटी लॉग लेके। सबसे पहले तो इस चीज़ को सॉल्व करना है तो इसको x मान लीजिए, फिर दोनों तरफ लेके चलिए लॉग। तो यहाँ लॉग x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लॉग 70.15 की पावर 1/3। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती है लॉग की, दैट लॉग m रेज़्ड टू द पावर n। जब भी कोई आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर लिखा हो और उसका आप लॉग ले रहे हो तो उसकी पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। उसके बाद इसका लॉग आप निकाल लेंगे, लॉग टेबल में से वैल्यू देखिए और यहाँ पर आप 1.8460 लिख सकते हैं, फिर इसका 1/3 कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू 0.6153 आई है ये लॉग x की वैल्यू है। हमें तो x चाहिए, हमें लॉग x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो x निकालने के लिए फिर ये लॉग को उधर लेकर चलेंगे, तो लॉग इधर से उधर जाता है तो लॉग एंटी लॉग बन जाता है। तो वहाँ पर आप एंटी लॉग ले लेंगे। जैसे आप लॉग निकालने के लिए टेबल में वैल्यू देखते हैं लॉग टेबल में, वैसे एंटी लॉग निकालने के लिए आप एंटी लॉग टेबल में वैल्यू देखेंगे और वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.124। तो ये x की वैल्यू, यहाँ तो इसको x माना था। ठीक है, यहाँ इसको हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये इसकी जगह आई विल यूज़ नाउ 4.124। ठीक है, साथ में मैंने पिकोमीटर में पहले से ही चेंज करके रखा है अपना आंसर। अब इसको सॉल्व करके 412.4 पिकोमीटर विल गेट दी आंसर। लास्ट में रह गया आपका इंटर आयनिक डिस्टेंस d = √3/2a। ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये देखिए आपका स्ट्रक्चर कौन सा, BCC। तो BCC स्ट्रक्चर के लिए आपको पता है कि जितना भी आपका वहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, इसका शॉर्टकट याद रखने का मेथड बताया था कि बॉडी डायगोनल का हाफ करना है। अगर FCC होगा तो फेस डायगोनल का हाफ करना है, अगर BCC है तो बॉडी डायगोनल का हाफ करना है। देखिए बॉडी डायगोनल होता है √3a, उसका हाफ करोगे सो दैट विल गिव यू द इंटरआयनिक डिस्टेंस D। तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे तो 357 पिकोमीटर यू विल गेट द आंसर।